अनियमित कार्यवाहियां। चैप्टर नंबर 35 के 2 सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट, एक सेक्शन नंबर 460 इटसेल्फ और एक सेक्शन नंबर 461। इसके अलावा मैं एक सेक्शन नंबर 464 ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। 464 हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन नंबर 15। 215 में क्या था? गलती का प्रभाव, गलती का प्रभाव, है ना? यदि अभियुक्त मिसलीड नहीं हो रहा तो उसका तब तक तो ठीक है, यदि वो मिसलीड हो गया तब फिर आपको वापस से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करके उसकी ट्रायल करनी पड़ेगी। निष्कर्ष कब निकलेगा ये? तो सेक्शन नंबर 460 वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती, और सेक्शन नंबर 461 वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है। दूषित करने का मतलब है वो कार्यवाही क्या समझी जाएगी? वोइड समझी जाएगी, शून्य होगी। और शून्य का मतलब ऐसे तरह के दिए गए आदेश का या फिर इस तरह के दिए गए आदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वोइड हो जाएगा। अब देखना हमें ये है कि कौन कौन सी कार्यवाहियों यदि किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा इसके बावजूद भी कर ली गई है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कौन कौन सी कार्यवाहियां हैं? यदि कोई मैजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त नहीं है, गलती से सद्भावनापूर्वक उस बात को करता है, तो उसकी कार्यवाहियों को केवल इस आधार पर कि ऐसे सशक्त नहीं था, अपास्त नहीं किया जाएगा। अब एक बार आराम से देखो। सबसे पहले सेक्शन नंबर 94 बताओ जीतू क्या कहता है? तो सेक्शन नंबर 94 से हम लोग गए थे, तो हमने कहाँ से सेक्शन शुरू किया था? एक चैप्टर हमने सेक्शन 90 तक खत्म किया था। फिर 91 और 92 क्या था? 91 और 92 क्या था नलिनी? लेटर्स वगैरह के बारे में था। संबंध भेजा था हम लोगों ने डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। चीजों को पेश करने के लिए। फिर बाद में ऐसा कहा था हमने कि यदि किसी उसके कस्टडी में, किसकी कस्टडी में? पोस्ट पोस्ट ऑफिस की कस्टडी में, तब फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आपको इन 3 तरह के हैरार्कियों से आदेश करवा के उसको रोकने का आदेश देने पड़ेंगे, फिर मंगवाएंगे। 91, 92 समझ, 93, 94 तलाशी वारंट, है ना? ये तलाशी वारंट है। यदि धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी किया गया, किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना। प्रमिला 155 में क्या आदेश दे रहा है? कौन आदेश दे रहा है? असंज्ञेय अपराधों का इन्वेस्टिगेशन आदेश कौन दे रहा है? क्योंकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, और यदि इन्वेस्टिगेशन का आदेश मिल गए, बिना आदेश के गिरफ्तार नहीं करेगा। हाँ, बिना आदेश के इन्वेस्टिगेशन, मैंने क्या था? बिना वारंट देना। हाँ, बिना आदेश की गिरफ्तार नहीं करेगा, सॉरी बिना आदेश के इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और यदि एक बार आदेश मिल जाते हैं तब फिर उसके पास कौन सी शक्ति है? सारी जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक्सेप्ट देन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट। तो यदि मैजिस्ट्रेट ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की स्थिति में किसी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए, इसके बावजूद कि भी वो ऐसा करने में कॉम्पिटेंट नहीं था, फिर भी कार्रवाई। नेक्स्ट धारा 176 महेश क्या कहती है? 176 सीआरपीसी की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, जिसका अपन ने क्या किया? कौन सी रिपोर्ट का था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट PMR कहा था। ये तो एनक्वेस्ट रिपोर्ट थी। हाँ, देखो 176 में नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बना रहा है वो तो कौन बना रहा है? PMR मेडिकल चिकित्सक बना रहा है, ये नहीं बना रहा है। ये क्या बना रहे हैं? एक पंचनामा रिपोर्ट, जिसको हमने क्या कहा था? एनक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसमें मृत्यु के कारण, बॉडी की स्थिति, क्या हुआ होगा, जो आदमी की उपस्थिति में उनके साइन सिग्नेचर करवा के जो रिपोर्ट बनाई जा रही है उसका अपन कह रहे हैं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। अच्छा, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कौन सा मैजिस्ट्रेट बना रहा है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, है ना? निकालो 176। देखो 175 में तो इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी सकती। सेक्शन 174 में इन्वेस्ट रिपोर्ट है, और 176 में कस्टडी में किसी आदमी की डेथ हो जाती है ना?
तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको एक्स्ट्रा इंक्वायरी किया जा सकता है, अदरवाइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो सेक्शन 460 में जो मजिस्ट्रेट लिख रखा है, यदि कोई मजिस्ट्रेट, तो इस मजिस्ट्रेट में कौन कौन मजिस्ट्रेट शामिल है? न्यायिक और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के उस व्यक्ति को जिसने ऐसे अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 187 के अधीन आदेशिका जारी करना। तो 187 क्या कहता है महेश? 187 चैप्टर नंबर कौन सा है और कौन सा सेक्शन से शुरू होकर कहां तक खत्म हुआ है? दीपक, प्रमिला, चैप्टर 13 177 से 192 जांच और विचारणा का मामूली स्थान कौन सा होगा? जहां पर अपराध जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अपराध कारित हुआ। फिर ऐसा करते हैं, हम आए थे सेक्शन नंबर 186 में, क्या था कुछ 186 हाईकोर्ट डिटरमाइन करेगा। फिर इसके दो मामले थे, दो मैटर्स थे। क्या क्या था, क्या क्या कहानी थी? अलग अलग हाईकोर्ट दो कोर्ट में कॉम्पिटेंस ले लिया। यदि मामला एक ही हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार वाले दो न्यायालय ने कॉम्पिटेंस में ले लिया है, तो हाईकोर्ट तो इस प्रश्न का निश्चय और अलग अलग यदि अलग अलग हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेशन में रहने वाले दो कोर्ट के द्वारा दोनों के द्वारा कॉम्पिटेंस ले लिया गया है, अब जांच और ट्रायल कौन करेगा? जिसकी अपीली दांडिक अधिकारिता में पहले कार्यवाही प्रारंभ की गई। वेरी गुड। तो इस प्रश्न को डिटरमाइन किया जाएगा उस हाईकोर्ट के द्वारा जिसकी प्रारंभिक अधिकारिता में पहले ऐसी दांडिक कार्यवाही संस्थित की गई। सर वो कहाँ है सर? वो जो किसी व्यक्ति ने उसके स्थानीय सर्टिफिकेट बाहर कहीं अपराध किया है तो वो या तो उसके समझ में लग जाए, ये सेक्शन 187। फिर वो किसको बना के भेज देगा रिपोर्ट? हाईकोर्ट को। ये रहा सेक्शन नंबर 87। ये कह रहे हैं कि अपनी स्थानीय अधिकारिताओं के अंदर के उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया। हेडिंग भी उसकी यही है कि जहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पता नहीं कर पा रहा है कि किसको बनाएगा, या फिर उसके बाहर क्षेत्राधिकार में अपराध किया है, वो रह रहा वही है और उसको पता नहीं चल रहा किसके द्वारा होगा, तो किसको रिपोर्ट कर देगा? वो पकड़ने के लिए धारा 187 के अधीन आदेशिका जारी। इसमें वो मजिस्ट्रेट अपने समझ ही मिला कि कौन भरवा सकता है, उस वाले कोर्ट के जहाँ उस वाले कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश दे सकते। हो गया डी। ई, किसी अपराध की धारा 190 लेना सेक्शन 190 सीआरपीसी क्या कहता है? ऐसे काम नहीं चलेगा। जब आपने सीआरपीसी पढ़ी थी ना, उस वक्त बहुत बार सेक्शन नंबर 190 पढ़ा। कॉग्निजेंस और कॉग्निजेंस कितनी कहानी में बट रहा है? एक और दो। पहली कहानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके आधार पर? ए, बी और सी। फर्स्ट बी फर्स्ट कंप्लेंट, बी पुलिस रिपोर्ट, सी और दो में आ रहे तो सीजीएम ऑथराइज करा है। सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का CGM। अब ये क्या कह रहे हैं कि 190 की उपधारा 1 के खंड क और खंड ख के अधीन संज्ञान, मतलब कि जुरिडिक्शन नहीं है उसके बावजूद भी पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट पर उसने कॉग्निजेंस ले लिया है, तो इस तरह का कॉग्निजेंस लिया जाना अनियमित नहीं करेगा। मगर ध्यान रखना, जो अनियमित कार्यवाही जो 461 है उसमें सेम यही बात दे रखी है। सेक्शन नंबर 190 की उपधारा 1 के खंड सी के अधीन यदि उसने कॉग्निजेंस ले लिया जुरिडिक्शन नहीं होते हुए भी, वो कार्यवाही को शून्य कारित कर देगी साहब। यदि हाँ कार्यवाही शून्य हो जाएगी। तो जो बच्चे लकी होते हैं ना, तो एक एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ में पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारे वाले एग्जाम में पूछ लिया गया था, हो सकता है आप लोगों को कि साहब कौन सी कार्यवाही शून्य हो जाएगी, कौन सी कार्यवाही शून्य नहीं हो। तो शून्य होने वाली कार्यवाही 461, नहीं होने वाली 400। तो 460 का सेक्शन 190 में एक का खंड ए और बी, और शून्य होने वाली सी। ठीक। दीपक नहीं, नलिनी सेक्शन 192 क्या कहता है? मेकओवर कर रहा है। हवाले करना, किसी को हवाले करना डजंट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
महेश 306 क्या कह रहे हैं, जीतू 306 क्या कह रहे हैं, समाधान किस किस की पावर, कोर्ट ऑफ सेशन और सिविल 306 स्टेजेस बतानी थी किस किस कोर्ट ऑफ सेशन तो 306 पे है ही नहीं, 307 में है कोर्ट ऑफ नहीं सेशन। मैं तो बोल रही हूँ कि इसमें मतलब स्टेजेस बताना 306 सीजीएम और मेट्रोपॉलिटन सीजीएम और एमएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और और ट्रायल के दौरान। यही तो था। 307 का कोर्ट ऑफ सेशन 410 ट्रांसफर, मैटर्स को ट्रांसफर करने वाली बात है, और 458 और 459 जो किसके बारे में होगी, संपत्ति को समर्पित करना हो जाएगा। याद रख लेंगे, अभी भी हमने कुछ सेक्शंस डिस्कस किए, जो सेक्शन शुरू हुआ था 94 से, 94 से आगे चले थे हम 176 पे, 155 पे, फिर 176, फिर 187, फिर सेक्शन नंबर 190 का पार्ट ए, पार्ट फर्स्ट के ए और बी, फिर आगे आगे 192 रिकॉर्ड करना, फिर 306, 410 और 458, 461, जिससे कि कार्रवाई पर इसी तरह का प्रभाव पड़ेगा और वो उसको कार्रवाई को दूषित कर देगी। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि के द्वारा नियमित सशक्त नहीं होते हुए कार्यवाही करता है तो कार्रवाई क्या हो जाएगी साहब, शून्य। एक तो देखो इसके अंदर है ना, सी परिशांति के लिए प्रतिभूति, डी सदाचार के लिए प्रतिभूति, च का मतलब ई परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र। तो बंद पत्र प्रतिभूतियों के बारे में कोई सवाल आए तो वो आप कर देना, ई रेगुलेट करेगा उस कार्रवाई। इस तरह का बात 460 में बिल्कुल भी नहीं थी किसी भी तरह की प्रतिभूति की, एक बात। दूसरा, भरण पोषण के लिए आदेश देना, इसके बावजूद कि मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है और सेक्शन नंबर 125 का आदेश दिया है। तो न्यूसेंस के बारे में आदेश 133 में कौन सा मैजिस्ट्रेट दे रहा है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 460 और 61 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दोनों के बारे में बात बता रहा है। अध्याय 10 के भाग सी और भाग डी। तो अध्याय 10 का भाग सी और भाग डी क्या क्या है, बिना देख के बताएंगे। पहले तो बताओ चैप्टर नंबर 10 क्या है, बात की थी हमने 8 सेंस वगैरह सब 8 क्या कहता है, परेशानी 106 से 124, 9 125 से 128, 10 129 से 148, ये तो। फिर उसमें एक तो है 144 और 144 ए, और फिर बाद में 145 से 149। तो मेरे हिसाब से सी और डी वही है। सी तो 144 से 144 ए और डी है 145 से 148। हाँ, 190 के खंड नहीं, 190 के ऊपर है ए के खंड, ये भी अपनी बात हुई थी। ट्रायल कर लिया बिना कॉम्पिटेंट होते हुए, समरी ट्रायल कर लिया बिना कॉम्पिटेंट होते हुए। क्या कहते हैं धारा 325, कठोरतम दंड। और क्या कह रहे हैं, मैजिस्ट्रेट ने इसके बावजूद कि उससे कठोर दंड देने में सक्षम नहीं और सजा दे दी तो मामला खत्म हो जाएगा साहब। अपील का डिटर्मिनेशन 397 में डिवीजन के लिए मंगाना और 406 इसके आदेशों का पुनरीक्षण हो जाएगा, कर लोगे। ये सवाल आप जिस दिन एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उस वक्त आपके नजरों से निकाल कर जाना है के साथ इसी तरह की कार्रवाइयाँ 460 में और इसी तरह की 461 में।
सेक्शन 462 किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, हालांकि दंड न्यायालय तो कॉम्पिटेंट था मगर गलत जगह पर जाता है ना, तभी गलत समझा जाएगा जबकि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। बस रटा रटा ऐसी बात है। 463 पहले तो बताओ सेक्शन 164 और 281 कहता गया है। 164 क्या कहता है? लेना कन्फेशन हो मैच 164 स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन किसके द्वारा? किसी भी अधिकारी जो मिला और प्रोसीजर कौन सा चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन। जांच और विचारण हाँ बताओ क्या क्या? जांच और विचारण से पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान जांच और विचारण से पूर्व विचारण से या फिर कोई एक बात बोल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जांच या विचारण के समय किसी भी समय पहले कौन सा मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नहीं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तो जुडिशियल लिखा कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे वो किसी भी तरह का मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जाएगा। और 281 क्या कहता है? की परीक्षा का अभिलेख आपके लिखा हुआ है पास में, निकालो एक बार 281 वो कौन से चीज को रिटर्न किए जाने के प्रोसीजर बता रहा है। देखो 272 से 299 तक साक्ष्यों के अभिलेख किए जाने की प्रक्रिया बता रही है। 272 में भाषा, 273 में कौन से मंडल को साक्ष्य का है? 272 से 299 तक साक्ष्यों का अभिलेख कैसे लिया जाएगा? 272 में भाषा, 273 में समन मैटर है। ये 273, 274 में समन मामले में, 275 में वारंट मामले में, 276 में कोर्ट ऑफ सेशन में और 281 क्या है? रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। पढ़ो जरा नलिनी सेक्शन नंबर 463। धारा 164 या धारा 281 के उपबंधों का अनुपालन यदि कोई न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति या अन्य कथन जो धारा 164 या 281 के अधीन अभिलिखित है या अभिलिखित होना तात्पर्य है साक्ष्यों में दिया जाता है या लिया जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कथन अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा इन धाराओं में से किसी धारा के किसी उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया है तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 में क्या कहते हैं ये? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 91 दीपक जो लिखा हुआ है वो संविदा वगैरह के बारे में बता रहा यदि किसी अधिकारों का विस्तार संपत्ति का अंतरण किसी संविदा को किसके बारे में बताया गया है? किसी लिखित होना बताया गया। तो जब तक उसको नहीं माना जाएगा जब तक आपने लिखित को एक्सेल प्रूफ पेश नहीं कर दिया। प्रमिला यदि मेरे पास में कोई लिखित थी और उसको मैं ओरल रूप से प्रूफ करना चाहता हूँ तो इंडियन एविडेंस एक्ट में को कहाँ ऐसी व्यवस्था देता है कि आप एज ए सेकेंडरी एविडेंस उसकी बात को ओरली प्रूफ कर सकते हैं? कौन सा? 63 का 5 63 के 5 एक्चुअली 61 में प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, 62 में प्राइमरी एविडेंस को प्रूफ और 63 में सेकेंडरी Secondary एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस को प्रूफ करने की 5 बात। नंबर 1 मूल की कॉपी, 65 में 65 में तो नष्ट हो गया वगैरह तब है ना सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन कब सी? कब दिया कौन-कौन से ले जाएगा सकते हैं? और 64 में बोला प्राइमरी से देना है और ना 65 में कंडीशन बताई कैसे सेकेंडरी से अपन कब दे सकते हैं? ठीक है ना, वेरी गुड। नलिनी ने अभी लेटेस्ट पढ़ाएगा, तो मैंने आपको बोला ना वीडियोस पढ़ा मैंने कल नहीं पढ़ा। ठीक है, किसी हाँ आगे चलो, किसी बात के होते हुए भी 91 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे अनुपालन में से अभियुक्त की गुणागुण विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा में कोई हानि नहीं हुई है और उसने अभिलिखित कथन सम्यक रूप से किया था तो ऐसे कथन को ग्रहण कर सकता है। इस धारा के उपबंध अपील निर्देश क्या लिखा हुआ है मैं तो जानता हूँ, पुनरीक्षण न्यायालय को लागू होते हैं। कोई खास बात नहीं लिखी है वैसे। सेक्शन नंबर 164 और 281 में लिखी हुई किसी बात पर कोई न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि
लिखी हुई बात को एज इट इज देख लिया, कागज में लिखी हुई बात प्रूफ नहीं हो रही, मतलब सेक्शन नंबर 91 में अनुपालन किया गया तो उसकी कंप्लायंस नहीं, पर फिर भी क्या कर सकता है उसको वो साक्ष्य में ग्रहण कर, ये टूटी हुई है क्या? हाँ नहीं, इसमें यदि ये टूटी ना बेटा तो फिर अचानक से गिरेगा। हो गया, पढ़ेंगे। आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसकी गलती का प्रभाव। एक तो लिख देना 464 के पास का सेक्शन नंबर 200। एक बार दो तो मुझे पेन। पढ़ ही लेते हैं, ठीक रहेगा। पढ़ो दीपक। आरोप विवेचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निश्चित दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विवेचित नहीं किया गया अथवा इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी जिसके अंतर्गत आरोपों का कुसंयोजन भी है, इस दशा में ही अविद्यमान समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनर्निरीक्षण न्यायालय की राय में उस कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या कहा? यदि किसी आरोप की चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं किया गया था और या फिर आरोप में कोई गलती थी तो इसका प्रभाव उसको अविद्यमान केवल उसी दशा में समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण के न्यायालय ने वस्तुतः ये माना है कि न्याय नहीं हो पाया। तो जनरल यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और डिफॉल्ट इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, डिफॉल्ट का मतलब डिफॉल्ट का गलती का मतलब व्यतिक्रम के दौरान मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किए जाने के समय कोई गलती हो गई तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव कब शून्य समझा जाएगा? जबकि अपीलेंट न्यायालय, उसका पुष्टिकरण वाले न्यायालय या फिर उसके पुनरीक्षण वाले न्यायालय ने ये बात कही है क्या कि वास्तव में उसके साथ में न्याय नहीं हुआ है, अदरवाइज उसका गलती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सेक्शन नंबर 215 में भी यही पढ़ रहे हैं कि साहब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में की गई गलती का प्रभाव तभी पड़ेगा जब वस्तुतः न्याय नहीं होगा। आगे, यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनर्निरीक्षण न्यायालय की राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है तो हाँ, फर्स्ट में क्या कहा? वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। सेकंड में क्या कहा? यदि वास्तव में उन्हें लगता है कि जस्टिस उनके साथ में नहीं हुआ है तो आरोप विवेचित न किए जाने वाली दशा में ये आदेश कर सकता है कि वह आरोप विवेचित किया जाए और आरोप की विवेचना के ठीक पश्चात से विचारण पूर्ण प्रारंभ किया जाए। किसकी गलती बता रहा था वो? एक तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुआ है और एक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किए जाने में कोई गलती हुई है। तो फर्स्ट आरोप जब चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता उस स्थिति में क्या आदेश देगा कोर्ट? वापस से वापस चार्ज फ्रेम करो, जाहिर सी बात है, और विचारण पूर्ण स्टार्ट और विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट। आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में ये निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसी व्यक्ति से जिसे वह ठीक समझे विवेचित आरोप पर नया विचारण किया जाए। सब सेक्शन नंबर 1 में पूरी ट्रायल वापस करना है, सब सेक्शन नंबर 2 में केवल उसी आरोप को फ्रेम करके उस पर वापस ट्रायल करना है। आगे, परंतु यदि न्यायालय की राय है कि मामले के तथ्य ऐसे है कि साबित तथ्यों की बाबत अभियोग के विरुद्ध कोई विद्यमान आरोप नहीं लगाया जा सकता है तो वह दोष सिद्धि को अभिखंडित कर दे। क्या हुआ है? नहीं, प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं? मेरे को थोड़ी बुला रहे हैं कोई। हाँ, प्रोवाइजो में क्या है? ऐसे अगर तथ्य कोर्ट को लग साबित रहा है कि है। अब नई प्रोसीडिंग में कुछ मतलब अगर जिस केस में उसको दोष सिद्ध किया है अविद्यमान है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसकी दोष सिद्धि को खंडित कर दिया। क्वेश्चन द कन्विक्शन, ये कन्विक्शन को क्वेश्चन करने की बात यही लिखी हुई है ना, किसी दोष सिद्धि को ही पूरा क्वेश्चन कर रहा है। किस आधार पर? के साथ तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की गई थी। क्या? पलट रहा है ना। सेक्शन 465 में ये घटी रटी बात क्वेश्चन करना मतलब हाँ, क्वेश्चन करने का मतलब वो दोस्त मुक्त हो गया। तो ये करना नहीं आरोप पत्र का लिखा हुआ है। बात तो यही हुई ना सर। हाँ,
बात तो वही हुई है पर क्वेश्चन करना ही है। आगे इंग्लिश वर्ड यही है। सेक्शन नंबर 465 रटी रटी बात है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया तो गलती का प्रभाव देखेंगे। चैप्टर नंबर 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमाएं। 467 इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो परिसीमा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 468 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है। किसी भी मामले को कॉग्निजेंस किए जाने का है, पुलिस रिपोर्ट के बारे में नहीं है, कंप्लेंट के बारे में नहीं है। कॉग्निजेंस कब लेगा इस तरह के बारे में। परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। यदि ऐसा टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो सीआरपीसी कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दे रही है कि अब आपको कॉग्निजेंस नहीं लेना है। रटी रटी बात है। यदि अपराध किससे दंडित तो केवल जुर्माने से, तो ऐसे अपराध किए जाने की या फिर ऐसे अपराध का जानकारी मिलने के बाद कितने समय के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट? यदि अपराध कोई ऐसा है जिसकी अधिकतम सजा कितनी है तो अब उसमें कितनी? अपराध जिसमें सजा 3 वर्ष तक है तो उसमें कॉग्निजेंस दिए जाने का टाइम पीरियड। और अपराध जिसमें सजा 3 वर्ष से ज्यादा की तो हमने देखा था मी टू कैंपेन चला था जिसमें कई सारी महिलाओं ने उस समय की बात की, जब वो छोटी बचपन की बात थी तो कहा कि सब प्रोविजन तो दे रखा पर ये तो बर्बादी का घर है। फिर कुछ डायरेक्शन मिले अंत में जाके, है ना। इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये जहां उपबंधित है तो मेरे को एक दो एग्जाम्पल बता सकते हो क्या जिसमें ये सीआरपीसी खुद किसी मामले के बारे में लिमिटेशन दे रही है हमको? कहाँ दे रही है? 199 के सबसेक्शन 2 में कितने महीने में करेगा? 6 महीने के अंदर। और 95, 96 में 6 महीने के अंदर आवेदन करना होगा। 6 महीने के अंदर आवेदन करना होगा, ठीक है। 2 महीने, ठीक है। 2 महीने की हाईकोर्ट में आवेदन करेगा, ठीक है। और कुर्की वगैरह का है अधिकारिता के बाद कितने समय में? 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वाली बात है। लिमिटेशन दे रखे 6 महीने का 1 साल का भी है। ठीक है। और एक बात सेक्शन नंबर 198 के ए या बी में कहीं ऐसी बात लिखी हुई है क्या कि यदि कहीं पत्नी अपने ही हस्बैंड के खिलाफ रेप का एलिगेशन लगाती है तो ऐसे ऑफेंस के किए जाने के 1 वर्ष के भीतर। ये बात एग्जैक्टली कौन से सेक्शन में लिखी हुई बता सकता है? 198 का बी तो क्या कहता है? नली में देखो मत। 198 का बी तो क्या कहता है? जब किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड पर जुडिशियल सेपरेशन में रहने के दौरान, जो कि सेक्शन नंबर 376 बी की बात कहता है, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगा जब तक कि रटी बात है। अब बताओ फिर वो वाली बात जिसमें कोई पत्नी एलिगेशन लगा रही 376 के अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, तो 198 ही है। 198 है। निकालो जाओ। इस बात को हमने अंडरलाइन किया था कि 1 वर्ष की बात। तो याद रखना 198 का 6 18 वर्ष से कम आयु के अपनी पत्नी के साथ कोई बचा ये भी याद रखें। पत्नी की उम्र तो जहां जहां ये बातें दे रखी उसको छोड़ दो, बाकी की बातें 6 महीने, 1 वर्ष, 3 वर्ष। सबसेक्शन 3 इस धारा के प्रयोजन के लिए उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है परिसीमा काल उस अपराध के प्रति निर्देशित में अवधारित किया जा सकेगा। यथा स्थिति कठोरतम या कठोरतम दंड है। स्टार मार्क करें इसको। क्या लिखा? यदि एक ही कंसिक्वेंस में एक से ज्यादा ऑफेंस किया है तो फिर कौन से ऑफेंस को कॉग्निजेंस लिए जाने का टाइम पीरियड दंड ज्यादा अधिकतम। तो मतलब हो गया यदि एक ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट फाइन का भी हो सकता है केवल और 7 साल की सजा भी हो सकती है तो उसको कॉग्निजेंस लिए जाने का टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा कितना है, मतलब इसमें डिफाइन नहीं किया गया।
नलिनी 469 पढ़ो मेरा। परिसीमा काल का प्रारंभ किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा काल अपराधी अपराध की देखो इंग्लिश में लिख रखा है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस। हिंदी में लिख रखा है किसी अपराधी के संबंध में, तो अपराधी का मतलब ऑफेंडर है, जबकि मेरे भी इंग्लिश में ऑफेंडर है। इसमें ऑफेंस लिखा है सर। इसको आप ऑफेंस ही करेंगे, और ऑफेंस इसलिए क्योंकि कॉग्निजेंस इसका लिया जा रहा है, ऑफेंस का इसलिए ऑफेंस है कि ऑफेंडर नहीं। अपराध की तारीख को प्रारंभ होगा या जहां अपराध किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है, वह उस दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को होती है। इनमें से जो भाई या तो जिस दिन अपराध हुआ है, या जिस दिन अपराध हो गया मगर सूचना नहीं मिली, सूचना मिलेगी। जिस दिन सूचना मिली, जहाँ यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है, वहाँ उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को चलता है। इनमें से जो भी पहले उक्त अवधि के जहाँ ये ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया, मगर ऐसा तो पता चल गया है कि अपराध हुआ है, वहाँ उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को चला। दोनों में देखो व्यथित व्यक्ति और पुलिस अधिकारी है, 3 ठीक है। सबसेक्शन नंबर जो सी है क्या कह रहे हैं कि अपराध की तो जानकारी मिल गई, मगर अपराधी तो फिर कब से होगी उसकी लिमिटेशन स्टार्ट, जब अपराधी का पता चला। किसको? व्यक्ति या पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट। उक्त अवधि की संगणना करने में उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की संगणना की जाएगी। ये तो जनरल प्रोसेस है, जिस दिन ऐसा हुआ है। मैं 470 पढ़ो। कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन करा। परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय का अपवर्जन किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन समय तत्परता से चला रहा है। 1 मिनट, क्या मतलब नहीं समझा मैं, कुछ भी क्या कह रहे हैं? परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय का अपवर्जन किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन समय तत्परता से चला रहा है। परंतु अच्छा गलत कोड है क्या? उस समय का अपवर्जन किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन अन्य अभियोजन समय नहीं, गलत नहीं है ये कोई जुरिस्डिक्शन उसको नहीं है, लेकिन गुड फेथ में दूसरे कोर्ट में चला गया तो उस पीरियड को काउंट नहीं करेगा। तो अपराध मतलब अपराधी गलत बता दिया है। अन्य अभियोजन ऑफ लिमिटेशन द टाइम अन्य अभियोजन any person has been proceeding with a delegation another prosecution। नहीं ये नहीं है, ये कह रहा है कि जब आदमी पर ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन चल रहा है और वो जेल में ही जाए, ऐसा कुछ कह रहा है। अब प्रोवाइजो पढ़ो जरा। परंतु ऐसा अपवर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित न हो और ऐसे न्यायालय में सद्भावपूर्वक न किया गया हो जो अधिकारिता में दोष या इसी प्रकार के अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। क्या मतलब समझे अपने से? मैंने बात बोली वही तो बात। गुड फेथ में सर कहीं और चला गया। या 2 बार चला रहेगा, 2 बार भी चला रहेगा। नोटिफिकेशन किसी और कोर्ट में चलनी चाहिए कि किसी और कोर्ट में चलनी चाहिए? हाँ ये ठीक कह रहा है। ये क्या बात कर रहा है कि साहब ऑफेंस तो हो सकता है एक्स आदमी ने किया, पर हम किस आदमी के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं? वाई आदमी के विरुद्ध। क्या कह रहा है समझना। परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय का अपवर्जन किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति, यहाँ तक छोड़ते हुए आगे चल रहे हैं, कोई व्यक्ति अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजक सम्यक तत्परता से चला। कोई व्यक्ति अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक तत्परता से चला। अच्छा ऐसा नहीं है, आदमी तो वही है मगर ऑफेंस अलग है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन समझ गए? तो फिर ये नहीं बोल सकते कि अब तो टाइम लिमिट खत्म होने वाला है। हाँ, तो जिस फिर दिन वो क्या पता करेगा? चलेगा उस दिन से वापस से वो टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। उस अपराध में कॉग्निजेंस दिए जाने की समय सीमा उसके हिसाब से उसके हिसाब से जो पहले ठीक है। होनी चाहिए। सर, आपको
अभियोजन तब तक नहीं है जब तक कि अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित नहीं ये हो। अच्छा, दोष है तो वो नहीं ले सकते, प्रजन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? अगर जुरिडिक्शन का दोष है हाँ, तो प्रजन नहीं होगा। परंतु ऐसा अभियोजन जब तक नहीं किया जाए जब तक कि अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित नहीं हो, ऐसे न्यायालय में सद्भावना पूर्वक नहीं किया जाए और उसके अंदर वजह किसी को ऐसा नहीं करना प्रोवाइजो चाहिए। में जुरिस्डिक्शन का ऐड कर दिया। ऑफेंस। अन्य अभियोजन में सबको शामिल कर दिया, अपराध गलत है या फिर अधिकारी। ऐसा अभियोजन तब तक नहीं होगा जब तक कि अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित नहीं हो। इस लाइन का क्या मतलब है? अपवर्जन तब तक नहीं होगा मतलब यदि फैक्ट्स उसी के जैसे ही है तभी उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब उस टाइम पीरियड को जिसमें कि वो ऑलरेडी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चल रही है। हाँ, और ये भी लिखा सत्ता होना क्या होगा, इसका मतलब यही है सर कि फैक्ट उससे मिलते जुलते ही होंगे ना, तो फिर जैसे कि मान लो कि लूट और डकैती का एप्रोक्स है तो वो बोल देंगे अभी नहीं से डकैती नहीं थी तो लूट थी, उससे मिलते जुलते, लेकिन वो बोल देंगे बिल्कुल ही चोरी जैसे है तो फिर वो कैसे उसको एक्सक्लूड कर लगना चाहिए कि आप ये एक जैसे लग रहे थे इसलिए इस प्रकार का मैं इसको ठीक बता दिया। फैक्ट्स कैसे रिलेटेड होने चाहिए कि साहब ऐसा नहीं है कि साहब मामला तो लूट का चल रहा था और आप कह रहे हैं कि सर इसने ना घर में घुसकर उस पर ऐसी अटैक किया, ये अलग अलग बातें हो जाएंगी। मामला लूट के चल रहा था, बाद में पता चला कि साहब डकैती का ऑफेंस था, तो फिर डकैती में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है इसके बावजूद कि लूट के मामले में ट्रायल चलते हुए कॉग्निजेंस लिए हुए 4 साल हो गए और उसकी समय सीमा खत्म हो गई, तो उसकी समय सीमा खत्म होने के बावजूद भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, ये जो समय है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट नॉर्मल बात कह रहे हैं, यदि इस तरह का कोई संस्थित किए जाने के लिए व्यादेश या आदेश के द्वारा ही रोका गया है, लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा था आपने, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 15 में 5 बातें थी कि कोई किसी कॉज ऑफ एक्शन के अराइज होने के बाद किसी व्यादेश या आदेश के द्वारा ही रोक दिया गया है तो तब तक रुका हुआ माना जाएगा जब तक, वाजिब बना रहे। ठीक है। तो सीपीसी की बात अलग है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, हम ऐसे ही बात करें। 3 महेश, सेकंड का थर्ड जहाँ किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है या जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी किसी अपराध की बाबत अभियोजन संस्थित करने के लिए अपेक्षित है, वहाँ परिसीमा काल की संगणना करने में ऐसी सूचना की अवधि या यथास्थिति ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय पर अपवर्जित किया जाए। सैंक्शन कब चाहिए होती है हमें? जब किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विरोध किया गया है तो उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो सकती है, मगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये जो समय सीमा है वो तब से स्टार्ट नहीं होगी तब तक उसकी सैंक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की संगणना करने में उस तारीख का जिसको अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था और उस तारीख का जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ, दोनों का अपवर्जित किया जाए। अप्लाई किया है और जिसको ऑर्डर आया है दोनों ही दिन एक्सक्लूड किए जाएंगे। ठीक है। चौथा, परिसीमा काल की संगणना करने में वह समय अपवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान अपराधी भारत से बाहर या भारत से बाहर किसी राज्य क्षेत्र से जो केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन है अनुपस्थित रहा या फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से बचता है। ठीक है साहब, ये वाली चीज़ है ना वैसे कंफ्यूज कर देती है अपन को यदि अपन नहीं पढ़ते हैं कि साहब भारत से बाहर रहा तो फिर इसमें क्या लेना देना है, जब समय सीमा तो स्टार्ट हो जाएगी, या फरार होकर गिरफ्तारी से बच के रहा। एंड ऐसी दोनों स्थिति में ही कॉग्निजेंस लिए जाने का जो टीन्योर है, टाइम पीरियड है, वो एक्सक्लूड किया जाएगा। ये हो गया सेक्शन नंबर 470। जी तो 471 पढ़ो। जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन यदि परिसीमा काल 1 मिनट, सेक्शन खत्म हो चुका है, फिर मतलब सेक्शन की हेडिंग खत्म हो गई है, उसको एक साथ में पढ़ना। यदि परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जब न्यायालय बंद है तो न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है। सीआरपी लिमिटेशन एक्ट में यही बात कौन से सेक्शन में? न्यायालय बंद है और उस दिन कॉग्निजेंस लिए जाने की अंतिम तारीख थी, अगले कब समझा जाएगा? जिस दिन न्यायालय वापस से खुलेगा। कब बंद रहता है भाई न्यायालय? शनिवार संडे को बंद हो जाएगा। किसी उसमें ये किसके फेवर में है साहब? न्याय किए जाने के फेवर में इस तरह का प्रिंसिपल दिया गया है कि साहब न्यायालय बंद था। पढ़ो। न्यायालय उस दिन इस धारा के अंतर्गत बंद समझा जाएगा जिस दिन अपने सामान्य काम घंटों में वह बंद रहता है। हाँ,
यानी कि मतलब 8 से 12 5 बजे तक टाइम और 4 बजे के जब वो बंद हो गया तो वो बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि सर आज की तारीख थी और शाम को 5 बजे कोर्ट बंद हो जाते हैं, वो पहुंचा भाई 7 बजे। नहीं अभी तो 2 बजे मान लेते हैं। सुबह अभी के मान लो time 2 अभी बजे सुबह का मान टाइम लो। और भाई कितने बजे पहुंचा है? 4 तो फिर उसको नहीं माना जाए, है ना। हमें कई सारे स्टूडेंट फोन करते सर कॉलेज में हो क्या? मैंने कहा टाइम क्या हो गया 4:30। मैंने कहा कॉलेज में रह के हम क्या करेंगे भाई। चलो सेक्शन 472 चालू रहने वाला। चालू रहने वाले अपराध। एक उदाहरण बताओ कि चालू रहने वाले वो आपने बताया तो सर एक वो नाला बहता रहता है। कितने वो बताया मैंने सिविल मैटर Civil में matter। लिमिटेशन में कौन सा सेक्शन था? 22 सेक्शन नंबर 22 था, है ना। Continue। इसमें चालू रहने वाले अपराध क्रिमिनल Kidnapping, abduction। अब्डक्शन। ये यदि मैं बात करूं कि ना अनलॉफुल सॉरी उसमें विधि पूर्वक सर्वशिता में से अब्डक्शन करना चालू रहने वाला अपराध नहीं, केवल एक बार ही, पर अपहरण हमेशा चलने वाला अपराध। 361, 365, 360। बड़ा है ना तो 310। तो 353 सेक्शन 473 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साहब क्या किसी दशाओं में उसको विस्तार किया जा सकता है क्या? तो इसके हमने कारण पढ़े थे, पढ़ो नलिनी वापस। कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तार है। इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है यदि मामले देखो में क्या तथ्य- कह रहे हैं, कॉग्निजेंस लेना है पर लिमिटेशन खत्म होती है। जबकि यदि से मामले- 1 मिनट, जबकि सेक्शन नंबर 467 ने क्या कहा? परिसीमा काल के बाद में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, पर फिर भी कॉग्निजेंस लेना है। तो क्या कहा? यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। दो अलग अलग बातें हैं। या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है और या के पहले है विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण तथ्यों और परिस्थितियों से समाधान निकल गया है कि विलंब को उचित रूप से स्पष्ट कर दिया गया। तथ्य एंड परिस्थितियां, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ये प्रूफ हो चुका है कि साहब विलंब वास्तव में स्वाभाविक। चलो हो गया क्लियर? 473 तक सेक्शन विथ लास्ट चैप्टर। इसको कल देख लेगा क्या? इसमें ही क्या 474 है? 400 400 करवा लो सर खत्म खत्म कर कर देते दो, फिर खत्म माइनर कर एक्ट दो। देते ना बाकी आप बोलो तो हम क्या पढ़ जाएंगे। लेंगे। कल को नया कल पढ़ के आएंगे। कल पढ़ कल कौन सा टेस्ट है? कल हिंदी और इंग्लिश इन दोनों की तरफ। प्रमिला सर